नमस्कार दोस्तों। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है भारत में मौर्य साम्राज्य। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य था जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो टॉपिक में हम मौर्य साम्राज्य के प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में मौर्य साम्राज्य की राजनीतिक व्यवस्था पढ़ी जाएगी, प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ी जाएगी और मौर्य साम्राज्य के विदेश संबंध पढ़े जाएंगे। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य का जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी दोस्तों, उसके बारे में भी अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि वहां से भी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, आज का चैप्टर प्रारंभ करते हैं। मौर्य साम्राज्य, इसकी सबसे पहली बात तो यह है कि यह भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था या भारत का प्रथम विशाल साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा। क्वेश्चन आप जरूर ध्यान रखें, बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर दोस्तों यह कालक्रम पूछ लिया जाता है कि मौर्य साम्राज्य का शासन भारत में कब से कब तक रहा। मौर्य साम्राज्य का शासन 322 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखिए कि हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका क्या नाम है। मुख्य रूप से दोस्तों यहां पर आपको दो जानकारियां ध्यान रखनी है। एक तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र दोस्तों चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। भाई, किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य के द्वारा। पूछ लिया जाए कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी का सर्वमान्य स्रोत क्या है, तो इस साम्राज्य को यदि आपको जानना है तो दोस्तों आपको अर्थशास्त्र पुस्तक पढ़नी चाहिए। और ये अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहते थे या कौटिल्य भी कहते थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे चाणक्य, कहां के थे, कहां इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और कौन से राजा के शासन काल में ये मुख्य दरबारी थे, ये सभी जानकारी अपन आगे पढ़ेंगे। तो यहां इतनी ही जानकारी देखें आप कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहां से मिलती है, मुख्य रूप से अर्थशास्त्र से मिलती है, जिसकी रचना चाणक्य के द्वारा की गई थी। यहां एक क्वेश्चन और ध्यान रखना आप, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मुख्य रूप से जिस धर्म से मिलती है उस धर्म का नाम है दोस्तों बौद्ध धर्म। क्या नाम है भाई? बौद्ध धर्म के जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी का उल्लेख किया गया है। कई जगह आपको जैन धर्म में भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी देखने को मिल जाएगी, लेकिन जैन धर्म में मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी ही मिलती है। जबकि ये जो बौद्ध धर्म है इसमें लगभग सभी शासकों की जानकारी आपको मिल जाती है, या सभी मौर्य शासकों की जानकारी आपको मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों, आप मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की राजधानी का क्या नाम था भाई? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम है दोस्तों पटना। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है? पटना। और ध्यान रखना दोस्तों, प्राचीन समय में पाटलिपुत्र को नगरों की रानी कहा जाता था। यह बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्राचीन समय में कौन से मौर्यकालीन नगर या शहर को नगरों की रानी कहा जाता था। तो दोस्तों इस पाटलिपुत्र को ही मौर्य साम्राज्य में नगरों की रानी कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों यह मौर्य साम्राज्य का सबसे प्रमुख नगर था। यहां इनकी सत्ता का प्रमुख केंद्र था। यानी मौर्य काल या मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को आजकल पटना कहा जाता है और पटना बिहार की राजधानी है। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की ये प्रारंभिक जानकारी पढ़ने के बाद, प्रारंभिक जानकारी, मौर्य साम्राज्य का शासनकाल 322 से 184 ईसा पूर्व है। इसकी जानकारी अर्थशास्त्र और बौद्ध धर्म से मिलती है और मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ये इसकी प्रारंभिक जानकारी है और यह भारत का प्रथम सबसे बड़ा साम्राज्य था। इस बात को आप जरूर ध्यान रखना।
अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन मौर्य साम्राज्य के जो प्रमुख शासक रहे हैं उनके बारे में। कई बार तो दोस्तों शासकों का क्रम ही पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले मौर्य साम्राज्य में शासन किसने किया, उसके बाद में किसने किया और उसके आगे किसने किया। दोस्तों मौर्य साम्राज्य में सम्राट बनने वाला या राजा बनने वाला प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद में दोस्तों अगला शासक बनता है बिंदुसार। कौन बनता है भाई? बिंदुसार। और बिंदुसार से अगला शासक बनता है दोस्तों सम्राट अशोक या अशोक महान, जो मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है, सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। सम्राट अशोक के बाद में दोस्तों कुणाल, संप्रति, दशरथ और बृहद्रथ ये मौर्य साम्राज्य के राजा बनते हैं या मौर्य साम्राज्य के शासक बनते हैं। इनके बारे में तो दोस्तों ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कौन कुणाल था, कौन संप्रति था, कौन दशरथ था या कौन बृहद्रथ था, लेकिन इनके बारे में दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चनों की भरमार पड़ी रहती है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिंदुसार के बारे में भी पूछे जाते हैं और सम्राट अशोक के बारे में भी अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनका कालक्रम आप जरूर ध्यान रखें। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने, उसके बाद में बिंदुसार ने और उसके बाद में अशोक ने। हाँ, यदि आप इनके बारे में भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप दोस्तों बृहद्रथ के बारे में जानकारी जरूर हासिल कर लेना, क्योंकि यह अंतिम मौर्य शासक था। पूछ लिया जाए अंतिम मौर्य शासक कौन था भाई? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, अब पढ़ेंगे दोस्तों अपन विशेष रूप से चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। यहां से दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों मैंने यहां ऑलरेडी पहले ही लिख दिए हैं। अब मैं दोस्तों इस क्वेश्चंस का आपको आंसर दूंगा, आपको समझाऊंगा कि जो जानकारी है उसका विश्लेषण अध्ययन करेंगे अपन। जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक था। यदि इनके पिता की जानकारी है, माता की जानकारी है, पत्नी की जानकारी है, इनके किसी गुरु की जानकारी है, इनके प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री की जानकारी है, किसी शत्रु की जानकारी है, इनके कोई उपनाम है या कोई उपाधियां है, आ रही है बात समझ में? इनसे रिलेटेड दोस्तों मुख्यतः क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि इनके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस दोस्तों इन राजाओं के बारे में पूछे जाते हैं। अब दोस्तों एक वीडियो क्लास में सारी जानकारी देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम दोस्तों इनको एक दो क्लासों में पढ़ेंगे। यानी आज की वीडियो क्लास पढ़ने के बाद में कल भी चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य साम्राज्य पे एक और वीडियो क्लास डाली जाएगी, जिसमें मौर्य साम्राज्य की बची खुची जानकारी को विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप आइए आज की वीडियो क्लास का आनंद लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल दोस्तों 322 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था भाई। कब प्रारंभ हुआ था? 322 ईसा पूर्व में। और 322 ईसा पूर्व से लेकर इन्होंने 298 ईसा पूर्व तक शासन किया भाई। 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक भारत में मौर्य साम्राज्य का सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था और यह भारत का प्रथम सम्राट था भाई। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम सम्राट कौन थे? भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। क्यों? क्योंकि भारत का प्रथम राजवंश मौर्य साम्राज्य था। भारत का प्रथम राजवंश किसे माना जाता है भाई? मौर्य साम्राज्य को। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में भारत में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली या मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। तो इस कारण दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का प्रथम सम्राट कहा जाता है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्होंने 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का जो प्रमुख प्रधानमंत्री था, इनका दरबारी विद्वान था, या इनके शासनकाल का जो मुख्यमंत्री था, या अपन ये भी कह सकते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधान सलाहकार था या जो इनका मुख्यतः गुरु था दोस्तों, उनका नाम था चाणक्य भाई। इनका क्या नाम था? चाणक्य। चाणक्य के 3 नाम है। इसे चाणक्य भी कहते हैं, इसी को विष्णुगुप्त कहते हैं और इसी को कौटिल्य कहा जाता है भाई। चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य।
ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था भाई, या प्रधान सलाहकार था। ये जो चाणक्य विष्णुगुप्त था ना दोस्तों, बहुत टैलेंटेड आदमी था, कहने का मतलब एक पहुंचा हुआ आदमी था, अत्यधिक ज्ञान का भंडार था दोस्तों इसके पास में। पॉलिटिक्स के मामले तो दोस्तों ऐसे मान लीजिए ये सबसे बड़ा राजा था, ऐसे मान लीजिए पॉलिटिक्स का तो बेताज बादशाह कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि राजनीति विज्ञान का जो ज्ञान था ना दोस्तों इसके पास में अथाह भंडार था उसका। उन्होंने जो ये किताब लिखी थी ना दोस्तों, ये अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र नीति शास्त्र पे लिखी गई है भाई। किस पे लिखी गई है? नीति शास्त्र, या आप इसे राजनीति शास्त्र भी बोल सकते हैं, नीति शास्त्र या राजनीति शास्त्र। कई सारे कंपटीशन एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र कौन से विषय पे लिखी गई थी। दोस्तों यह राजनीति विषय पे लिखी गई थी, भूल मत जाना। आगे भी कई एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपको ऑप्शन में राजनीति शास्त्र मिलेगा या फिर नीति शास्त्र मिलेगा। ठीक है, तो इस कारण दोस्तों ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनका प्रधानमंत्री चाणक्य था, विष्णुगुप्त था, कौटिल्य था। इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है अर्थशास्त्र, जिससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, संपूर्ण जानकारी मिलती है। यह मौर्य साम्राज्य की जानकारी का प्रमुख ग्रंथ है ये अर्थशास्त्र, जो इनके द्वारा लिखा गया। ये अर्थशास्त्र पुस्तक नीति शास्त्र या राजनीति शास्त्र से रिलेटेड थी। ये जो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य था, ये दोस्तों एक जगह, कहने का मतलब शिक्षक थे, ये कहने का मतलब उस जगह का नाम है तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रधान केंद्र था भाई। यहां से यह सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रधान केंद्र किसे माना जाता था। मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रधान केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय को माना जाता था भाई। और तक्षशिला विश्वविद्यालय 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में जब ब्रिटिश भारत का विभाजन हुआ, तो भारत और पाकिस्तान दो देश बना दिए गए भाई। और उस डेट के बाद यह तक्षशिला हमेशा हमेशा के लिए पाकिस्तान में चला गया। यानी वर्तमान समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय या तक्षशिला स्थान, जहां का ये चाणक्य था या कौटिल्य था, या जहां का ये विद्यार्थी था या जो शिक्षक था, ये वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। अब दोस्तों चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था? इन्हीं के प्रयासों से चंद्रगुप्त मौर्य भारत के सम्राट बन सके, या इनकी मदद से ही या इनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर पाए। मौर्य साम्राज्य का जो प्रमुख शत्रु था वह दोस्तों घनानंद था भाई। कौन था? घनानंद। और घनानंद दोस्तों नंद वंश का शासक था। यहां से भी कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं कि घनानंद किस राजवंश का राजा था। घनानंद दोस्तों नंद वंश का शासक था। इस नंद वंश के शासक घनानंद ने एक बार भरी सभा में दोस्तों बेइज्जत कर दिया था भाई। किसको? चाणक्य को, विष्णुगुप्त को या कौटिल्य को। उस समय चाणक्य ने दोस्तों ये ठान लिया था कि मैं घनानंद को इस अपमान का सबक सिखा के रहूंगा। तो चाणक्य ने इस चंद्रगुप्त मौर्य को दोस्तों अपना बनाया, या चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की चाणक्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद करके दोस्तों ये नंद वंश के शासक इस घनानंद को तो पराजित कर देता है पाटलिपुत्र से। पाटलिपुत्र यानी जो नंद वंश का शासक था ना घनानंद दोस्तों, ये मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। और ये जो मगध साम्राज्य की थी उस टाइम में राजधानी दोस्तों पाटलिपुत्र थी, और ये पाटलिपुत्र पर राज कर रहा था घनानंद। तो पाटलिपुत्र से घनानंद को हराकर यहां चंद्रगुप्त मौर्य को यहां का राजा बना दिया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों एक नया साम्राज्य बनाया जिसे मौर्य साम्राज्य कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी यहां क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की माता का उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूर था भाई। बहुत ही अच्छा सवाल। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का क्या नाम था?
मूर था भाई, मूर नामक महिला थी इनकी माता। एक चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म क्या था। यदि अपन बात करें चंद्रगुप्त मौर्य के मूल धर्म की, तो दोस्तों इनका मूल धर्म ब्राह्मण था भाई। मूल धर्म क्या था इनका? ब्राह्मण। ब्राह्मण जाति के थे या ब्राह्मण वर्ण से थे। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य मूल रूप से कौन से धर्म के थे भाई? ब्राह्मण धर्म के थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने अंतिम समय में अपना धर्म बदल दिया था भाई। इन्होंने अंतिम समय में अपना धर्म दोस्तों जैन धर्म अपनाया भाई। कौन सा धर्म अपनाया? जैन धर्म अपनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा या सदस्यता जिस गुरु की मदद से ली उसका नाम था दोस्तों भद्रबाहु। उसका क्या नाम था भाई? भद्रबाहु। भद्रबाहु दोस्तों इन्होंने कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया था भाई। या आपसे क्वेश्चन ये पूछ भी ले कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या हुआ करता था, तो कर्नाटक हुआ करता था भाई। कर्नाटक में श्रवण बेलगोला, ये कर्नाटक में भी जैन धर्म का मुख्य केंद्र हुआ करता था। और वहां दोस्तों जो मुख्य जैन धर्म का प्रचारक व्यक्ति था उसका नाम था भाई भद्रबाहु। और भद्रबाहु के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और भद्रबाहु को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना गुरु बना लिया भाई। और इन्हीं की मदद से इन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया। तो चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म से रिलेटेड यहां दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक धर्म तो क्या था? ब्राह्मण। और अंतिम समय में इनका धर्म क्या था भाई? जैन धर्म। जैन धर्म में एक मृत्यु प्राप्त करने की या मोक्ष प्राप्त करने की या निर्वाण प्राप्त करने की एक विधि चलती है दोस्तों, उसे सलेखना विधि कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? सलेखना विधि। और इसी सलेखना विधि के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु होती भाई, या इनका निधन होता है या मृत्यु को प्राप्त होती है। सलेखना विधि में दोस्तों व्यक्ति अन्न जल सब कुछ त्याग देता है, यानी कि उपवास ग्रहण कर लेता है दोस्तों। और बिना अन्न जल ग्रहण करने के कारण कुछ समय पश्चात व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जिसे जैन धर्म में सलेखना कहा जाता है। और इस सलेखना विधि को जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का साधन माना जाता है। ठीक है, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है, आगे देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य की रानी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों मुख्य रूप से इनकी वह पत्नी जो ज्यादा चर्चित रहती है उसका नाम था भाई हेलेना या हेलेना। हेलेना क्या नाम था दोस्तों इसका? हेलेना। ये हेलेना सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर इसकी बेटी थी भाई। सेल्यूकस निकेटर की बेटी कौन थी? हेलेना। और ये सेल्यूकस निकेटर यूनान के शासक मेगस्थनीज, यूनान के शासक तो यही थे दोस्तों सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर का राज दरबारी था भाई मेगस्थनीज। और ये सेल्यूकस निकेटर यूनान का शासक था। तो सेल्यूकस निकेटर ने इस मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका। क्या नाम था भाई? इंडिका। यहां से कई बार दोस्तों सवाल पूछे जा चुके हैं कि उस इंडिका पुस्तक का नाम बताइए जिसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी का उल्लेख है, या जिससे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। उस इंडिका पुस्तक के लेखक मेगस्थनीज थे। और ये मेगस्थनीज यूनान के राजा सेल्यूकस निकेटर के राज दरबारी थे या दूत थे। तो इनके दूत बनकर ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में आए थे, मगध में आए थे, पाटलिपुत्र में आए थे। ठीक है। और इस सेल्यूकस निकेटर की बेटी का नाम था भाई हेलेना। और इस हेलेना का विवाह हुआ था आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। यह भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह भी माना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि भारत का प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह या अंतरदेशीय विवाह कौन सा था भाई, या अंतरजातीय विवाह कौन सा था?
यह दोस्तों सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना के साथ किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए आप, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके उपनाम क्या है भाई, इनको क्या क्या उपाधियां दी गई। इनके मुख्य रूप से दोस्तों तीन उपनाम देखने को मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के तीन उपनाम इस प्रकार है। एक उपनाम है दोस्तों इनका एंड्रोकोटस। एक तो क्या नाम है भाई इनका उपनाम, एंड्रोकोटस। दूसरा उपनाम है दोस्तों इनका सेंड्रोकोटस। दूसरा उपनाम क्या है भाई, सेंड्रोकोटस। और इनका तीसरा उपनाम है सेंड्रोकोप्टस। और ये जो नाम है ना दोस्तों, ये नाम, इनका समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करने वाला जो विद्वान था उसका नाम था विलियम जोन्स। उस विद्वान का क्या नाम था दोस्तों, विलियम जोन्स। कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य का नामकरण किन समीकरणों के साथ किया है भाई। तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के कई उपनाम बताए हैं, जैसे एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। ये थी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य की प्रारंभिक जानकारी या सामान्य जानकारी। एक बार शॉर्ट में दोबारा देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य भारत में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। इनका शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य था, जो तक्षशिला का शिक्षक था। तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र मानी जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूर था। इनके गुरु का नाम भद्रबाहु था। इनके प्रमुख शत्रु का नाम घनानंद था, जो नंद वंश का शासक था। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और पाटलिपुत्र को इस शिक्षा का यहाँ का प्रमुख केंद्र बनाया। चंद्रगुप्त मौर्य की रानी का नाम हेलेना थी। यह एक विदेशी महिला थी। हेलेना के पिता का नाम सेल्यूकस निकेटर था, जो यूनान के राजा थे। सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को अपना दरबारी विद्वान बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने एक इंडिका पुस्तक लिखी थी भाई। किस नाम से पुस्तक लिखी थी, इंडिका। एक विद्वान थे विलियम जोन्स। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के नामों का समीकरण निम्न तीन नामों से किया है। एक का नाम था एंड्रोकोटस, एक का सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोप्टस। आगे की जानकारी देखिए। बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल दोस्तों इनके बाद में प्रारंभ होता है भाई। 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक पाटलिपुत्र पर राज करते हैं बिंदुसार, या मगध पर राज करते हैं बिंदुसार, या चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मौर्य साम्राज्य के अगले शासक बनते हैं बिंदुसार, जिनका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब सबसे पहले आप बिंदुसार के उपनाम देखिए भाई। बिंदुसार के उपनाम दोस्तों मुख्य रूप से तीन उपनाम इनके हैं। एक तो है इनका उपनाम भद्रसार, और भद्रसार यह नाम वायु पुराण में लिखा हुआ है भाई। तो क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि वायु पुराण के अनुसार बिंदुसार का उपनाम क्या था, भद्रसार था, या बिंदुसार का अन्य नाम क्या था, भद्रसार। पूछ ले जाए जैन धर्म के ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार का अन्य नाम क्या था, सिंहसेन। क्या नाम था भाई, सिंहसेन। और दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए कि यूनानियों के अनुसार बिंदुसार का अन्य नाम क्या था भाई। यूनानियों के अनुसार था इनका अन्य नाम था दोस्तों एमित्रघाट, या एमित्रचेटस। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बिंदुसार को एमित्रघात या एमित्रचेटस किसने कहा है, यूनानियों ने। इनको सिंहसेन नाम किसने दिया, जैन ग्रंथों में। इनको भद्रसार नाम किसने दिया, वायु पुराण में लिखा हुआ है। और इस ये जो अमित्रघाट या अमित्रचेटस ना, इसका मतलब होता है दोस्तों शत्रुओं का नाशक, शत्रुओं का नाशक। तो दोस्तों यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि उस मौर्य साम्राज्य के राजा का नाम बताइए जिसे इतिहास में शत्रुओं का नाशक कहा गया। शत्रुओं का नाशक दोस्तों बिंदुसार को कहा गया है भाई। किसको कहा गया है, बिंदुसार को। बिंदुसार भारत का प्रथम शासक था जिसका जन्म सरजरी से हुआ भाई।
सर्जरी यानी ऑपरेशन से जन्म लेने वाला प्रथम शासक बिंदुसार बना था भाई। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कई कंपटीशन एग्जाम में ये पूछा गया है कि भारत के उस मौर्य सम्राट का नाम बताइए जिनका जन्म सर्जरी से हुआ था, या भारत में सबसे पहले सर्जरी से जन्म लेने वाले शासक का क्या नाम था भाई? बिंदुसार था। बिंदुसार के शासनकाल में इसके विदेश संबंध देखने के लिए दोस्तों एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। इनके समकालीन सीरिया के राजा थे भाई एंटियोकस। सीरिया के राजा कौन थे? एंटियोकस। और एंटियोकस ने अपना दूत बनाकर भेजा भाई डायमेकस को। किसको भेजा है? डायमेकस को। पूछ लिया जाता है कि एंटियोकस जो सीरिया के राजा थे, इन्होंने अपना राजदूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, बिंदुसार के दरबार में, या अशोक के दरबार में? तो दोस्तों ये जो डायमेकस है ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। इस एंटियोकस ने इस दूत के द्वारा बिंदुसार से 3 चीजें लाने के लिए कहा था भाई। एक तो मदिरा, एक अंजीर और एक दार्शनिक। तो दोस्तों इन्होंने मदिरा भी दे दी, अंजीर भी दे दिए, लेकिन दार्शनिक देने के लिए मना कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दोबारा देख लीजिए। बिंदुसार को इतिहास में शत्रुओं का नाशक कहते हैं। इसका शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक है। बिंदुसार के उपनाम वायु पुराण के अनुसार भद्रसार, जैन ग्रंथ के अनुसार सिंहसेन, यूनानियों के अनुसार अमित्र घाट या अमित्र चेटस। ये प्रथम भारतीय शासक था जिसका जन्म सर्जरी से हुआ। बिंदुसार के विदेश संबंध सीरिया के राजा एंटियोकस से मिलते हैं। एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस भेजा जो बिंदुसार के शासनकाल में आया। इसने मदिरा, अंजीर और दार्शनिकों की मांग की। तब दोस्तों मदिरा और अंजीर तो दे दी गई, लेकिन दार्शनिक देने के लिए मना कर दिए गए। अब सम्राट अशोक के बारे में पढ़िए दोस्तों। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। ये जो सम्राट अशोक है इनका शासनकाल दोस्तों 273 ईसा पूर्व में प्रारंभ होता है भाई। कब होता है? 273 ईसा पूर्व में इनका राज्यारोहण होता है और ये दोस्तों 232 ईसा पूर्व तक शासन करते हैं भाई। 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य में राजा के पद पर कार्य करते हैं सम्राट अशोक, और ये भारत के सबसे महान शासक माने जाते हैं, सबसे शक्तिशाली शासक माने जाते हैं। यहां दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कंफ्यूज करने के लिए 273 ईसा पूर्व से रिलेटेड। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सम्राट अशोक का राज्यारोहण कब हुआ, तो दोस्तों 273 ईसा पूर्व बताना है। और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व बताना है भाई। राज्याभिषेक तो कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। और इनका राज्यारोहण कब हुआ था? 273 ईसा पूर्व में। ध्यान रखना सम्राट अशोक ने 232 ईसा पूर्व तक शासन कार्य किया था। अब यहां भी दोस्तों आपसे सम्राट अशोक के धर्म के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं कि सम्राट अशोक का प्रारंभिक धर्म क्या था और अंतिम समय में धर्म क्या था भाई। सम्राट अशोक का सबसे पहले धर्म था दोस्तों शैव धर्म। कौन सा धर्म था भाई? शैव धर्म। ऐसा बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने सबसे पहले शैव धर्म स्वीकार कर रखा था, या शैव धर्म को मानते थे अशोक। शैव धर्म वही धर्म है जो भगवान शिव जी के उपासक होते हैं, उसे शैव धर्म कहते हैं। और अंतिम समय में सम्राट अशोक ने भाई साहब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था भाई। कौन सा धर्म स्वीकार कर लिया था? बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म अपने जिस धार्मिक गुरु के आशीर्वाद से स्वीकार किया था उनका नाम था दोस्तों उपगुप्त। क्या नाम था भाई? उपगुप्त। तो पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक के धार्मिक गुरु का नाम बताइए। इनके धार्मिक गुरु का नाम उपगुप्त था, और उपगुप्त के कहने पर ही इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यह जानकारी कहां से मिलती है? यह जानकारी मिलती है दोस्तों भाब्रू शिलालेख से। कौन सी शिलालेख से मिलती है दोस्तों? भाब्रू शिलालेख से। और भाब्रू शिलालेख दोस्तों बेराट में मिला था भाई। कहां से मिला था? बेराट से मिला था। बेराट का प्राचीन नाम विराटनगर था, और यह वर्तमान समय में राजस्थान के जयपुर जिले में पड़ता है भाई। बेराट की पहाड़ियों में पड़ता है ये भाब्रू शिलालेख। हालांकि यहां तो मिला था ये बेराट की पहाड़ियों में,
ये बहाबरू शिलालेख वर्तमान समय में है नहीं। यहाँ पूछ लिया जाए बैराट की पहाड़ियां कहां पर है, जयपुर राजस्थान। पूछ लिया जाए वर्तमान समय में बहाबरू शिलालेख कहां पर है, कलकत्ता संग्रहालय में, कलकत्ता संग्रहालय या कलकत्ता म्यूजियम। वर्तमान समय में बहाबरू शिलालेख को कहां सुरक्षित रखा गया है भाई, कलकत्ता म्यूजियम या कलकत्ता संग्रहालय में। और बहाबरू शिलालेख मिला कहां से था, बैराट की पहाड़ी जयपुर राजस्थान से। पूछ ले जाए बहाबरू शिलालेख से क्या जानकारी मिलती है, बहाबरू शिलालेख से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया है अपने धार्मिक गुरु उपदेश के कहने पर, या उपगुप्त की आदेश पर, या उपगुप्त के कहने पर, या उपगुप्त की सहायता से। यहां सम्राट अशोक ने लिखवाया है इस बहाबरू शिलालेख पर कि मैं सम्राट अशोक बुद्ध धम्म और संघ में अटूट विश्वास करता हूं, अर्थात बौद्ध धर्म स्वीकार करता हूं। ठीक है दोस्तों, यहां आप ये भी ध्यान रखना कि मौर्य काल की जानकारी तो मिलती है बहाबरू शिलालेख से, यहां महाभारत काल की जानकारी भी मिलती है, क्योंकि जो पांडव थे उन्होंने यहां अपना अज्ञातवास बिताया था। एक और बात ध्यान रखना, यहां से बौद्ध धर्म की जानकारी भी मिलती है, मौर्य साम्राज्य की जानकारी भी मिलती है, मत्स्य जनपद की राजधानी मत्स्य जनपद की जानकारी भी मिलती है। ये जो बैराट था ना दोस्तों, बैराट ये मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, अब सम्राट अशोक के बारे में दोस्तों एक सवाल बौद्ध संगीति से भी पूछा जाता है। यहां यह सवाल तो क्लियर हो ही गया सम्राट अशोक का कि सम्राट अशोक ने प्रारंभ में शैव धर्म स्वीकार कर रखा था और अंतिम समय में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। सम्राट अशोक के समय दोस्तों एक बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था भाई, 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था। ठीक है, उनमें से एक बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो पूछा जा सकता है भाई कौन सी बौद्ध संगीति का आयोजन सम्राट अशोक के शासनकाल में हुआ, पहली का हुआ, दूसरी का हुआ, तीसरी का हुआ या चौथी का हुआ। तो दोस्तों जो तीसरी बौद्ध संगीति थी, 3rd नंबर की जो तीसरी बौद्ध संगीति थी, और जो 251 ईसा पूर्व में हुई थी भाई। तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था भाई, 251 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में। और ये जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी इसका अध्यक्ष कौन था भाई, इसका अध्यक्ष था मोगलीपुतिस्त। इसका अध्यक्ष कौन था भाई, मोगलीपुतिस्त। मोगलीपुतिस्त नामक व्यक्ति तीसरी बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। और ये तीसरी बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई। कंसेप्ट क्लियर है यहां तक, आगे देख लीजिए। सम्राट अशोक के बारे में एक चीनी यात्री थे दोस्तों, इत्सिंग। एक चीनी यात्री थे इत्सिंग। इत्सिंग का कहना है, पहला सवाल तो ये पूछ लिया जाएगा कि इत्सिंग कौन से देश का यात्री था भाई, चीन देश का यात्री था। और इत्सिंग किसके शासनकाल में भारत आया था भाई, यदि मौर्य साम्राज्य में किसी राजा की बात की जाए तो मुख्य रूप से सम्राट अशोक के बारे में। इत्सिंग ने सम्राट अशोक के बारे में कहा है कि मैंने सम्राट अशोक की एक भिक्षुक प्रतिमा या भिखारी की जो प्रतिमा है वो पाटलिपुत्र में देखी है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में देखी है, या मौर्य साम्राज्य की सत्ता के प्रमुख केंद्र पाटलिपुत्र में देखी है। तो सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि वह विदेशी विद्वान कौन था, या वह विदेशी यात्री कौन था जिसने कहा कि मैंने सम्राट अशोक की भिक्षुक की प्रतिमा या भिखारी की प्रतिमा पटना या पाटलिपुत्र में देखी थी। उस चीनी यात्री का नाम था भाई इत्सिंग। क्या नाम था, इत्सिंग। अब दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी कौन कौन बने थे भाई। सम्राट अशोक के बारे में दोस्तों जानकारी के अथाह भंडार है, बहुत सारी जानकारी है दोस्तों, एक ही वीडियो क्लास में सारी जानकारी दे नहीं सकता, इसलिए आगामी वीडियो क्लास में सम्राट अशोक की बची खुची जानकारी आपके सामने प्रेजेंट की जाएगी। यहां दोस्तों इनके बारे में, इनके शासनकाल और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारियां थी केवल वही प्रेजेंट की गई है। इनके अलावा जैसे सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध किया, इन्होंने दोस्तों जैसे नगर बसाया था, इन्होंने श्रीनगर शहर बसाया था, सम्राट अशोक के द्वारा बसाया गया शहर श्रीनगर जो वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर राज्य में है, और झेलम नदी के किनारे बसाया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ लगवाया गया था भाई, सारनाथ की विस्तार किया गया था, या सारनाथ का निर्माण किया गया था, या सारनाथ की स्थापना की गई थी सम्राट अशोक के द्वारा ही। ठीक है, तो सम्राट अशोक का धार्मिक गुरु उपगुप्त था। अब दोस्तों इनके उत्तराधिकारियों के बारे में आपको ध्यान रखना है कि इनके उत्तराधिकारी कौन कौन थे।
सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी दोस्तों एक तो कुणाल थे, एक संप्रति थे, एक दशरथ थे और एक दोस्तों बृहद्रथ थे। एक कौन थे भाई? बृहद्रथ। और इस बृहद्रथ को मारकर या इसको हराकर पुष्यभूति शुंग राजा बन जाता है और मौर्य साम्राज्य के स्थान पर यहां दोस्तों शुंग राजवंश की स्थापना कर देता है। क्वेश्चन पूछने गए कि मौर्य साम्राज्य के बाद में भारत में कौन सा राजवंश प्रारंभ हुआ भाई? शुंग राजवंश प्रारंभ हुआ। शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति शुंग। इसने कौन से मौर्य शासक की हत्या करके या कौन से मौर्य शासक को हराकर भारत में शुंग राजवंश की नींव डाली? ये अशोक के उत्तराधिकारी बृहद्रथ को हरा देता है और पुष्यभूति शुंग या शुंग वंश की स्थापना कर देता है। कई विद्वान ऐसे कहते हैं कि ये जो इतना शक्तिशाली जो मौर्य साम्राज्य था, इसके पतन का क्या कारण था भाई? ये समाप्त क्यों हुआ? तो दोस्तों जो सबसे सर्वमान्य कारण माना जाता है वह है अयोग्य उत्तराधिकारी। सर्वमान्य कारण क्या है? अयोग्य उत्तराधिकारी। कि सम्राट अशोक के बाद में कोई विशेष अयोग्य उत्तराधिकारी नहीं बन पाया, इसलिए भारत से मौर्य साम्राज्य की सत्ता हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। और ये जो अयोग्य उत्तराधिकारी का तर्क दिया है ये दोस्तों रोमिला थापर ने दिया है। किसने दिया है? रोमिला थापर ने। इसके अलावा दोस्तों और भी कई कारण बताए जाते हैं मौर्य साम्राज्य के पतन के, जैसे कि आर्थिक संकट के कारण, जो सत्ता का केंद्र अत्यधिक केंद्रीयकरण था यहाँ पर, मतलब राजा के पास में ही सभी प्रकार के अधिकार हुआ करते थे। इसके कारण भी दोस्तों आम जनता नाखुश हो गई और उन्होंने मौर्य साम्राज्य का पतन कर दिया। ऐसे भी कई कारण दोस्तों पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों मौर्य साम्राज्य की प्रारंभिक जानकारी थी। एक बार आप 2 मिनट लगेगी दोस्तों इसका स्पेशल रिवीजन देख लीजिए ताकि क्लास में ही आपको पूरा वीडियो याद हो जाए। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं रिवीजन। देखिए, मौर्य साम्राज्य 322 से 184 ईसा पूर्व तक रहा। मौर्य साम्राज्य की जानकारी चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। अर्थशास्त्र नीति शास्त्र या राजनीति विषय से लिखी हुई पुस्तक है। मौर्य साम्राज्य की जानकारी बौद्ध धर्म और जैन धर्म से भी मिलती है भाई, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को वर्तमान में पटना कहा जाता है। तत्कालीन समय में पाटलिपुत्र को प्राचीन समय में नगरों की रानी कहा जाता था। भारत में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका शासनकाल 382 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था भाई। जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनके प्रधानमंत्री चाणक्य थे, विष्णुगुप्त थे या कौटिल्य थे। कौटिल्य दोस्तों तक्षशिला के शिक्षक थे। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य में शिक्षा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था और वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम मूर था। इनके शत्रु का नाम घनानंद था जो नंद वंश का था, यानी नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित करके ही ये भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना कर पाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म शुरू में ब्राह्मण था, अंतिम समय में जैन था। जैन धर्म में ही संलग्न विधि के द्वारा इन्होंने मृत्यु को प्राप्त की। इनके धार्मिक गुरु का नाम जैन विद्वान भद्रबाहु था। इनकी रानी का नाम हेलेना था जो सेल्यूकस निकेटर जो यूनान का राजा था उसकी बेटी थी। सेल्यूकस निकेटर ने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा और मेगस्थनीज ने दोस्तों इंडिका पुस्तक लिखी। विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के निम्न उपनाम या उपाधियां बताई है: एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। बिंदुसार अगला राजा बनता है, इसे शत्रुओं का नाशक कहा जाता है। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक है। इसके उपनाम वायु पुराण में तो भद्रसार, जैन ग्रंथ में सिंहसेन और यूनानियों ने इसको अमित्र घाट के नाम से जाना जाता है या अमित्र चटस के नाम से जाना गया। यह फर्स्ट शासक था जिसका जन्म सर्जरी से हुआ। बिंदुसार के समय जो विदेश संबंध थे वो सीरिया के शासक एंटियोकस से बताए जाते हैं। एंटियोकस ने डायमेकस दूत भेजा बिंदुसार के शासनकाल में, जिसने मदिरा, अंजीर और दार्शनिक की मांग की। मदिरा अंजीर दे दी गई लेकिन दार्शनिकों के लिए साफ साफ मना कर दिया गया। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। इनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक माना जाता है। 273 ईसा पूर्व में तो अशोक का राज्यारोहण हुआ था, जबकि 269 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ था। सम्राट अशोक का धर्म प्रारंभ में शुरू में तो था शैव और अंत में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म इनके धार्मिक गुरु उपगुप्त की प्रेरणा से अपनाया। बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ इनके शासनकाल में, तीसरी बौद्ध संगीति का 251 ईसा पूर्व में, और अध्यक्षता मोगली पुतिस्त के द्वारा की गई। भाब्रू शिलालेख वर्तमान समय में कलकत्ता संग्रहालय में है और भाब्रू शिलालेख बेराट की पहाड़ियों जयपुर राजस्थान से मिला। इस भाब्रू शिलालेख के अनुसार सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, ऐसी जानकारी मिलती है। सम्राट अशोक के बारे में चीनी यात्री इत्सिंग ने कहा कि मैंने पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक की भिखारी के रूप में प्रतिमा देखी है या भिक्षु की मूर्ति देखी है। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी बने थे कुणाल, संप्रति, दशरथ और बृहद्रथ।
बृहद्रथ दोस्तों, इस बृहद्रथ को हराकर पुष्यभूति शुंग इसे मार देता है या इस युद्ध में हरा देता है और भारत में यह व्यक्ति पुष्यभूति शुंग अब शुंग वंश की स्थापना कर देता है। मौर्य साम्राज्य के पतन का जो सर्वमान्य कारण है वो रोमिला थापर ने अयोग्य उत्तराधिकारी को बताया है भाई। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार यह है आपके सामने मौर्य साम्राज्य। यदि दोस्तों आपको लगा है कि मैंने आपके लिए अच्छे कंटेंट डाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में या आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के लायक दोस्तों यदि मैं आपको मैटर पढ़ाता हूं या अच्छा नॉलेज देता हूं आपको, तो अपने YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे अपने इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यानी एनसीबी एजुकेशन हब पर। धन्यवाद।